नमस्कार साथियों, माय चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं मेहनत पे एक आपको विचार सुनाना चाहता हूँ। हमारी कोशिशों के आगे किस्मत बेचारी है, हमारी कोशिशों के आगे किस्मत बेचारी है, क्योंकि यहाँ सिफारिश से नहीं मेहनत जारी है, क्योंकि यहाँ सिफारिश से नहीं मेहनत जारी है। क्योंकि जो मेहनत पे भरोसा करता है वो किस्मत की बात कभी नहीं करता है, क्योंकि जो मेहनत पे भरोसा करता है वो किस्मत की बात कभी नहीं करता है। क्योंकि अपने माता पिता की फिक्र को हमें फ़क्र में बदलना है। तो आज का अपना टॉपिक है रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो परीक्षा जो राजस्थान की CET एग्ज़ाम है उसमें आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज मैं जो है आपको हल करवाऊंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो अपने पहले लिखेंगे 1 जनवरी 2007 और 1 जनवरी 2011। सामान्य वर्ष वह होता है जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, 4 का भाग जो है नहीं जाता है, जिसमें शेष पल बच जाता है वो सामान्य वर्ष होता है। और एक वर्ष होता है लीप वर्ष, जिस वर्ष में जो है 4 का भाग पूरा चला जाए वो लीप वर्ष होता है। ये ध्यान रखना होगा। सामान्य वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता, लीप वर्ष में 4 का भाग जाता है। इसी तरह जो है शताब्दी भी सामान्य शताब्दी होती है और लीप शताब्दी होती है। शताब्दी में जो है 400 का भाग जाना चाहिए, शताब्दी में 400 का भाग जाता है तो ही जो है वो लीप वर्ष माना जाएगा, अन्यथा जो है वो सामान्य शताब्दी मानी जाएगी। तो 1 जनवरी क्वेश्चन ये है, 1 जनवरी 2007 को जो है सोमवार था और 1 जनवरी 2011 को जो है क्या वार होगा अपने को ज्ञात करना है। जैसे 2007 से 2008 बीच में कितने वर्ष है, 2008, 2009, 2010, 2011, 4 वर्ष है। तो जो है एक वर्ष में जो है सामान्य वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में जो है 366 दिन होते हैं। तो सामान्य वर्ष में जो है 7 का भाग दें इसमें जो है दिनों में 365 दिनों में, तो सामान्य वर्ष में जो है 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है, यानी कि 7 दिन के बाद में वही वार आ जाता है। 7 दिन के बाद में जैसे सोमवार आ जाए तो 7 दिन बाद में जो है सोमवार ही आएगा। तो सामान्य वर्ष में जो है 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है। और जो लीप वर्ष जो होता है उसमें जो है 52 सप्ताह होते हैं और 2 जो है विषम दिन होते हैं। तो 2007 से अगला वर्ष 2008 है, ये लीप वर्ष है, इसमें 4 का भाग पूरा जाता है, इसलिए इसमें जो है विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे। और जो इसमें कितने होंगे अगला 2009 में 1, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है, इसमें जो है 1 होगा, इसमें 1 होगा। तो कितने विषम दिन हुए टोटल ऐड करते हैं, 5 जो है विषम दिन होंगे। यानी कि क्या वार था, सोमवार, सोमवार के आगे जो है 5 दिन अपने को ऐड कर लेने हैं, यानी कि सोमवार के बाद में 5 दिन, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो जो है 1 जनवरी 2011 को जो है शनिवार होगा। तो क्या ध्यान रखना है, क्योंकि 7 दिन के बाद में जो है वही वार वापस आ जाता है, इसलिए जो मैंने क्या किया यहाँ 365 में 7 का भाग देते हैं तो 52 आता है और शेष पल 1 बचता है, यानी कि विषम दिन 1 बचता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन बचते हैं। तो 7 दिन बाद में वही वार आ जाता है, तो अपने को और ज़्यादा जो है ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, विषम दिनों को जो है ऐड कर लें अपने। तो विषम दिन कितने थे, 5, और जैसे भी हो ऐसे अपने
इस क्वेश्चन को जो है हल करना होगा। अगला इसी तरह ये क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा। तो इसमें तो अपने को दिया हुआ था कि 1 जनवरी है, तो इसमें जो है आपको क्या करना होगा, 1 जनवरी 1 ईस्वी को जो है सोमवार था, सोमवार था। तो अपने को क्या करना होगा, इसको हल करने के लिए जो है 100 ईस्वी तक आते हैं, 1 से लेकर 100 ईस्वी तक। तो 100 ईस्वी तक जो है अपने सामान्य वर्ष कितने थे, 76 सामान्य वर्ष थे। और 1 से लेकर 100 तक जो है 24 जो है लीप वर्ष थे। तो अपने इसको ऐड करें तो कितना हो गया, जो सामान्य वर्ष में जो है मल्टीप्लाई ये करते हैं, क्योंकि सामान्य वर्ष में जो है 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में जो है 2 विषम दिन होते हैं। तो ये 76 हो गए और ये हो गए एक 48। अब इसका जो है ऐड करें तो इतने विषम दिन थे, 124 जो है विषम दिन थे। यानी कि 7 दिन बाद में जो है वही वार आ जाता है। तो अपने इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, सात 5 12, 7 7 49 और कितने विषम दिन हैं, 5 दिन जो है इसमें विषम है। तो 1 से लेकर 100 ईस्वी तक कितने विषम दिन थे, 5 विषम दिन थे। 1 से 100 ईस्वी तक 5 विषम दिन थे। इसी तरह 101 से लेकर 200 तक भी कितने विषम दिन होंगे, 5 ही विषम दिन होंगे। उसी तरह 76 तो होते हैं सामान्य वर्ष और 24 जो होते हैं विषम दिन। इसी तरह जो है 201 से लेकर 300 तक भी 5 विषम दिन होंगे। अब जो है 400वीं 301 से लेकर 400 तक, इसमें जो है विषम दिन जो है सामान्य वर्ष होंगे इसमें 75 और लीप वर्ष कितने होंगे, 25। क्यों होंगे, क्योंकि शताब्दी है लास्ट वाली 400। जब शताब्दी में जो है 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो लीप शताब्दी होती है, नहीं जाती है तो वो सामान्य शताब्दी। ये तो क्या थी, सामान्य शताब्दी थी, इसलिए इसमें जो है परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्या हुआ कि इसमें सामान्य वर्ष जो है 301 से लेकर 400 तक सामान्य वर्ष है 75 और लीप वर्ष है इसमें 25। तो सामान्य वर्ष में जो है 1 विषम दिन होता है और जो लीप वर्ष होता है उसमें कितने होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। तो कितने हो गए, 125 विषम दिन हो गए। कितने हुए, 125। 125 में जब अपने 7 का भाग देते हैं तो कितने आएंगे, 6 विषम दिन आएंगे। कितने आएंगे, 6 विषम दिन। तो 1 से लेकर 400 शताब्दी तक कितने विषम दिन हुए, 21 विषम दिन। 10 5 15 और 6 21, कितने दिन हुए विषम, 1 से लेकर 400 शताब्दी तक 21 विषम दिन हुए। तो विषम दिन में अपने 7 का भाग वापस दें तो कितना आएगा, 0। शेष फल कितना बचेगा, 0। तो जो 1 जनवरी 1 ईस्वी को सोमवार था तो 1 जनवरी 401 ईस्वी को भी क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार। इसी तरह अपने क्या है, 400 400 करें, 400 800 1200 1600 2000। 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार, 2001 को कौन सा वार होगा, 1 जनवरी 2000 को जो है वार होगा सोमवार। 1 जनवरी 2001 को क्या होगा, सोमवार होगा। तो अपने क्या करना है, आगे निकालना है 5 जनवरी का क्या वार होगा। तो 1 जनवरी को सोमवार है तो 5 जनवरी 2 3 4 5, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार।
तो 5 जनवरी 2001 को शुक्रवार होगा। क्वेश्चन है 7:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। किसी भी समय से लेकर मिनट के बीच में अगर कोण पूछे तो आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक ये है 11/2 मिनट -30 घंटा या होवर मिनट। 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू होवर, यानी कि मिनट मतलब ये अपने एक तरफ लिख लेना 7:40। तो मिनट कितनी है 40, 11/2 इंटू में 40 माइनस घंटा कितना है 7 बजे से 30 इंटू 7, तो 220 माइनस 210, 10 डिग्री का कोण बनेगा। 7:40 के मध्य जो कोण बनेगा वो 10 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि ये पूछ रहा है घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका सूत्र ये है 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू घंटा, यानी जितना बजकर है। तो ये सूत्र याद रखना है। और ये तो हो गया आंतरिक कोण। बाहरी कोण यानी प्रतिवर्ती कोण पूछे तो 360 डिग्री में से जो है माइनस कर दे। अगला क्वेश्चन है 7 बजे से 8 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। आपसे किसी भी प्रकार का कोण पूछे 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 360 डिग्री का या बीच में कोई भी कोण हो, ये पूछ ले कि इस बजे से लेकर इस बजे के बीच में ये कोण कब बनेगा। तो आपको केवल और केवल एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला ये है 2/11 इंटू A1 माइनस A2, 2/11 इंटू A1 माइनस A2। अब जो है ये A1 में क्या रखना है, A2 में क्या रखना है, ये ध्यान से देखना है। एक A में तो ये रखना होगा 30 इंटू जो आपको बजकर जो न्यूनतम टाइम है वो रखना होगा। तो इसमें जो न्यूनतम टाइम है 7 बजे से 8, 7 बजे है तो 30 इंटू 7। एक A में तो रखना है 210, यानी कि जो 30 से गुणा करना होगा जिस बजे से लेकर पूछा है कितने डिग्री का कोण पूछा है। और एक A में जो आपको जो पूछा है, जो भी डिग्री का मान पूछा है वो रखना है। इसमें पूछा है 180 डिग्री का। अब जो है A1 में जो है क्या रखना है, बिगेस्ट एंगल रखना है। एक में जो है A1 में जो है बिगेस्ट एंगल रखना है और A2 में जो है स्मॉलेस्ट एंगल रखना है, छोटा, और A1 में बड़ा। तो अब मान रखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2/11 इंटू A1 में इन दोनों में से बड़ा कौन सा एंगल है। एक तो है 180 डिग्री और एक है 210 डिग्री। तो इसमें बड़ा है 210 और छोटा है 180। तो 2/11 इंटू 30 दूना 60 और इसका आंसर आएगा 5 सही, 5/11, यानी कि 7:05 सही 5/11 मिनट पर जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला याद रखना है 2/11 इंटू A1 माइनस A2। A1 में जो है बिगेस्ट एंगल रखना है, A2 में जो है स्मॉलेस्ट एंगल रखना है। फिर जो आएगा मान वो मिनट होगी। तो 7 बजे, जैसे 7 बजे से 8 बजे के बीच में पूछा है तो 7:05 सही 5/11 मिनट पर जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगला क्वेश्चन है अल्फाबेट से संबंधित। तो आपको जो साथियों पूरे जो है दिन रात मेहनत करनी है, कड़ा परिश्रम करना है। और मेरे जो मैं क्वेश्चन जो है आपको अच्छे लगें
तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन जो है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठवें अक्षर के दाएं को 11वां अक्षर ज्ञात कीजिए। छठवें अक्षर के दाएं को 11वां अक्षर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। विद्यार्थी सर्वप्रथम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आते ही सर्वप्रथम अल्फ़ाबेट लिखेगा, ए से लेकर जेड तक, फिर उसके नीचे नंबरिंग लगा देगा। ऐसे नंबरिंग लगा देनी है। फिर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, कई विद्यार्थियों को जो है प्रॉब्लम रहती है बाएं दाएं की। तो ये देखो, जैसे मेरा ये हाथ है, जैसे ये अक्षर है, ये जे है, और जैसे ये मेरे हाथ है, तो ये जो बोर्ड है, बोर्ड पे आपको जो भी, जिस मेरा हाथ बाईं तरफ वाला दिखाई दे रहा है, तो इधर के जो अक्षर होंगे वो बाईं ओर से होगा, और जो इधर से अक्षर होगा वो दाईं ओर से होगा। यानी कि लेफ्ट शुरू करोगे तो मेरे जो अपने जो हाथ का होगा बायां, वही लेफ्ट होगा, और वही बोर्ड का या जो अपने जो नोटबुक है उसका जो है राइट, जो है जिस अपना हैंड होगा उसी तरफ ही जो है लेफ्ट राइट होगा। ये ध्यान रखना है आपको, लेफ्ट जो हाथ है वही, और राइट जो है वही राइट। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं से छठवें अक्षर, यानी मेरा बायां लेफ्ट कहाँ है, इधर से है, तो यहाँ से छठवां अक्षर क्या है, एफ है। छठवें अक्षर के दाएं को 11वां अक्षर ज्ञात कीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, यहाँ जो है कई बार से भी दे देते हैं। छठवें अक्षर से दाएं को 11वां अक्षर ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी मैं अब डिफरेंट बताऊंगा। पहले ये करते हैं, छठवें अक्षर के दाएं को 11वां अक्षर क्या होगा। छठवें अक्षर के दाएं के 11वां क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां, तो क्यू होगा अपना। राइट आंसर क्या होगा, क्यू होगा। तो अगर आ जाए से, तो से आएगा तो इसी से ही शुरू करना होगा, 1 2 3 4 5 करके ये पी आंसर आएगा। तो के और से का ध्यान रखना है, के होगा तो उससे आगे वाला पूछा दाया, तो इसके जो है ये भी ध्यान रखना है। तो इधर जो एफ है, इसके 11वां अक्षर दाईं ओर ज्ञात करना है, तो इसका मेरा लेफ्ट तो इधर है, तो लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो 11वां अक्षर दाईं ओर पूछा है, तो दाईं ओर 1 2 3 इधर लेना है। तो अपने को जो भी अपने नोटबुक होगी उसमें जो है जो अपना दायां बायां होगा वही जो है उसका दायां बायां होगा। और जिस तरफ आपको कहे दाईं बाईं ओर मुड़ना तो बाईं ओर मुड़ो, दाईं ओर मुड़ना तो दाईं ओर मुड़ो। तो ये ध्यान रखना, लेफ्ट राइट का ही कंफ्यूज रहता है इसमें। लेफ्ट राइट को ध्यान से करें। लेफ्ट जो अपनी जो बोर्ड होगा, अपना जो लेफ्ट होगा वही लेफ्ट होगा, अपना जो राइट होगा वही राइट होगा। और जैसे ही वो आगे कहे उसी तरह, जैसे दाएं को 11वां अक्षर, तो 11वां अक्षर इधर दाईं ओर है। अगर वो कहता बाईं का दूसरा अक्षर, तो बाईं उधर चलाना होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसका आंसर होगा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश 30 मीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाईं तरफ मुड़ गया। 20 मीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ गया और वह दाहिनी ओर मुड़ गया। वह अब किस दिशा का सामना कर रहा है। तो दिशा के लिए जो है अपने को सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जो अपना जो बोर्ड है वो जो अपने सामने जो भी होगा ऐसे जो है अपने को बना लेना है। और जो ऊपर जो होगा वो उत्तर होगा, उत्तर दिशा होगी। यहाँ जो है पूर्व दिशा होगी, यहाँ पश्चिम दिशा होगी, और यहाँ जो है दक्षिण दिशा होगी। और इनके जो सेंटर में होगा वो जैसे पूर्व दक्षिण हो गया, इस सेंटर में होगा तो उत्तर पूर्व हो गया, इस सेंटर में होगा तो उत्तर पश्चिम हो गया, इस सेंटर में होगा तो दक्षिण पश्चिम हो गया। तो ये तो हो गया दिशा संबंधी। कुछ स्टूडेंट को ये भी दिक्कत आती है कि बाएं कैसे मुड़े, दाएं कैसे मुड़े। तो आपको सर्वप्रथम जो है यहाँ एक लाइन खींच के मैं बता रहा हूँ, लाइन खींच लेनी है। खींच ली तो ये लाइन बांधनी है बाएं हाथ की, दाएं हाथ की नहीं बांधनी है। अपना जो लेफ्ट हैंड है उसकी बाएं हाथ की जो बीच की अंगुली है वो है, ये मान लो। ठीक है, मान ली। अब जैसे वो कहे बाएं मुड़, तो बाएं मुड़ना है तो ये काले वाले की ओर मुड़ना होगा। अगर वो कहे दाएं मुड़ तो इसके वाइट की ओर मुड़ना होगा। तो ये काला है, ये वाइट है,
ये ध्यान रखना। लेकिन कुछ लड़कियां कहती है कि तो हमारा तो काला है नहीं, हम तो गोरे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेक और ये जो है हथेली है, यानी कि ये देखो, ये जैसे जिस दिशा में कहे वो आपको ये अपने ये रखना है बीच वाली जो है अंगुली, और जैसे कहे वो कि बाएं मुड़ना है तो बेक, और जैसे वो कहे दाएं मुड़ना है तो अपनी हथेली की ओर मुड़ना होगा। ये ध्यान रखना होगा। ये इस दिशा की ओर, ये राइट हैंड मत ले लेना, राइट हैंड ले लोगे तो अपना गलत हो जाएगा। अपने को लेना होगा दिशा संबंधी ज्ञान के लिए लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड लेके ऐसे लाइन खींच लो, 4-5 प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अपनी जो बेक होगी वो तो होगा बाईं ओर मुड़ना है, अगर वो कहे दाईं ओर मुड़ना है तो अपने हथेली की ओर। जैसे यहाँ भी आ जाए, जैसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, वो कहे कि इस दिशा में है तो बाईं ओर मुड़िए, तो अपना यहाँ ये अंगुली बीच वाली ये माननी है और बाईं ओर उधर मुड़ गए, दाईं ओर इधर। चाहे वो ये पूछे यहाँ बताओ आप कि बाईं ओर मुड़ना है, बाईं ओर ऐसे मुड़ जाओ, और दाईं ओर कहे तो दाईं ओर मुड़ जाना। यानी बाईं ओर मुड़ने का कहे तो लेफ्ट के पीछे बेक, और अगर वो कहे दाईं ओर मुड़ना है तो अपनी हथेली की ओर मुड़ना होगा। तो ये क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश 30 मीटर पश्चिम की ओर चला, यानी कि यहाँ प्रकाश है, जो गंतव्य स्थल है वो यहाँ है प्रकाश का। इससे जो है वो 30 मीटर पश्चिम की ओर, दिशा ज्ञान होना चाहिए उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, यानी कि पश्चिम की ओर चला वो 30 मीटर चला। फिर बाईं तरफ मुड़ गया, यानी कि यहाँ जा रहा था और बाईं तरफ पीछे की ओर बैक 20 मीटर चला, और फिर वो जो है बाईं ओर फिर मुड़ गया कहते हैं, और कितने मुड़ गया 30 मीटर। 20 मीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ गया, और वह दाहिनी ओर मुड़ गया। वह अब किस दिशा का सामना कर रहा है? फिर जो है वो बाईं ओर मुड़ गया ऐसे, फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद में जो है वो दाहिनी ओर मुड़ेगा। जैसे यहाँ था तो यहाँ से वो जो है दाहिनी ओर मतलब नीचे की ओर मुड़ेगा। तो अब पूछ रहा है किस दिशा में होगा, तो वो अपने दिशा जो है गंतव्य स्थान से जो है वो दक्षिण दिशा की ओर जो है उसका मुख होगा। तो क्वेश्चन में अपने को क्या ध्यान रखना है, ये लाइन ध्यान रखनी है। जिस दिशा में हो अपने को ये बीच वाली अंगुली मान लेनी है। जिस वो कहे बाईं ओर मुड़ना है तो पीछे की ओर मुड़ना है, दाईं ओर कहे तो अपने हथेली की ओर मुड़ना है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। तो इसमें ध्यान रखना है कि 1, 9, 8, 81 और मिसिंग नंबर पूछ लिया। तो इसको करेंगे, देखते हैं अपने इसके सामने में जो है ये स्क्वायर हो रहा है 81, और तो इसका भी जो है 89 का स्क्वायर 81 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 64। अगला जो है ये क्यूब वाला है, तो इसमें भी जो है मिसिंग नंबर पूछ लिया। इसको हल करते समय अपने को ध्यान रखना है कि ये इस तरह पूछ रहा है या इस तरह जो है मैच कर रहा है, इस तरह मैच कर रहा है या इस तरह मैच कर रहा है। तो ऐसे देखे तो 8 और 6 14 होते हैं, लेकिन 3 और 5 8 होते हैं। कोई नहीं जो है अपने को स्पष्ट जो है आंसर नहीं सेट बैठ रहा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। 8 तिया 24 होता है, 6 5 30 होता है, थोड़ा सा सेट बैठ रहा है। यहाँ जो ये पीछे वाला अंक है इसको जो है कम कर दें, और ये जो जैसा है वैसा रख के उनका मल्टीप्लाई करें तो 21 आ रहा है। इसका जो है एक अंक कम करें तो 5 × 5 25 होता है। इसका भी एक नंबर जो है कम करके जो है 2 से मल्टीप्लाई करें 11 × 2 का तो 22, तो यहाँ आंसर आएगा 22। तो इसको जैसे हल करो तो आपको जो है इस तरह गुणा कर लेने हैं, या योग कर लेना है, भाग कर लेना है, जैसा भी सेट बैठे। और इस तरह अगर सेट बैठ रहा है तो इस तरह भी कर सकते हो आप, गुणा भाग जोड़ घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x और y भाई है, c और d बहनें हैं, x का बेटा d का भाई है, y का c से क्या संबंध है? तो इसके लिए अपने को सर्वप्रथम फैमिली ट्री का पता होना चाहिए। फैमिली ट्री, इसको हल करते समय जो है क्या करना होगा, अगर कोई पुरुष आए
तो उस जगह जो है अपने को संकेत देना है। फैमिली ट्री में क्या है, संकेत देना है। पुरुष के लिए हमें क्या लगाना होगा, प्लस लगाना होगा। महिला के लिए जो है अपने को माइनस लगाना होगा, महिला के लिए माइनस लगाना होगा। अगर दोनों विवाहित है, विवाहित की बात करें तो दोनों के बीच में बराबर लगा देना है। अगर जो दोनों सहोदर हो, यानी कि भाई बहन हो या भाई भाई हो, तो सहोदर के लिए अपने को ऐसे लगा लेना है। और जो है अगर रिश्ता बाप बेटे का हो या बेटी पुत्र का हो या माँ का बेटे के साथ हो, तो अपने को क्या करना है, ऐसे तीर लगा देना है। ऊपर जो है बाप या माता लगा देना है, नीचे पुत्र या पुत्री लिख देना है। अगर जो है ये से भी आ सकता है कि पिता या माता लिख के, और उसमें जो है दो भाई बहन हो तो इस तरह अपने जो है संकेत दे देने सर्वप्रथम। तो अपने इसको हल करते हैं। x और y भाई है, यानी कि जो अपने मैंने फैमिली ट्री के जो आपको संकेत बताए उसके अकॉर्डिंग चले। x और y जो है भाई है, c और d बहनें हैं। इसी तरह क्या है, वो भी सहोदर है, c और d बहनें। ये तो क्या थे, भाई थे, या यहाँ प्लस प्लस लिख लो तो दोनों भाई हो गए सहोदर का, और ये जो है बहनें हो गई, माइनस माइनस लगा लिया। ठीक है, c और d बहनें हैं। x का बेटा d का भाई है, x का बेटा d का भाई है, यानी कि x का जो बेटा है इसका पुत्र है, तो वो क्या है, इस d का भाई है, यानी कि c और d ये दोनों बहनें हैं। तो ये क्या हो गया, इसका x का जो पुत्र जो है वो इनका ही भाई हो गया, दोनों का भाई हो गया। तो इस पे भी मैंने संकेत दे दिया। y का c से क्या संबंध है, आंसर की पूछ रहा है y का c से क्या संबंध है, यानी कि ये c है और ये y है, इन दोनों का क्या संबंध होगा। यानी ये इसके पिताजी है तो ये इसके भाई है, तो इसके तो ये लगेंगे चाचा और ये लगेगी इसकी भतीजी। तो इसका आंसर है y का c से क्या संबंध है, चाचा भी। y जो है c का चाचा है और c जो है y की भतीजी है। क्वेश्चन जो है अपने सामने जो है वो है पासे के। तो पासे में अपने को क्या ध्यान रखना होता है कि पासे दो प्रकार के होता है, एक तो होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। सामान्य पासा क्या होता है, जिसमें जो है जो ये जो डिजिट दिखाई देंगे उस डिजिट का योग जो है 7 होता है, तो 2 डिजिट का योग जो है 7 होता वो तो होता है सामान्य पासा। अगर 2 डिजिट का योग 7 नहीं हो तो वो क्या होता है, मानक पासा। तो ये दोनों जो आपके सामने दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं पासे, दोनों क्या है, मानक पासे हैं। तो इसमें जो है ये आते हैं कि 1 के पीछे क्या होगा, 2 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे क्या होगा, 5 के पीछे क्या होगा, 6 डिजिट के पीछे क्या होगा। तो अपने क्या करना है, इसमें से जो है ये 2 जो है मैच कर रहे हैं उनको उठाना है, यहाँ लिख लेंगे दोनों जो है मैच कर रहे हैं। अब क्या करना है, जो पासे के जो है उन्हें क्या है कि घड़ी की दिशा में घुमाना है, क्लॉकवाइज। तो 2 3 और इधर घुमाएं 4 5। तो आपसे पूछे कि 2 के पीछे क्या है, पासे में तो 4 है, 3 के पीछे क्या है तो 5 है, और 1 के पीछे पूछे तो जो मानक पासा होता है उसमें क्या कर देना, योग आना चाहिए दोनों का 7, उसमें से जो भी हो उसमें से 7 में से माइनस कर देंगे। तो 7 में से माइनस किया 1 तो 6, तो 1 के पीछे क्या है 6। इसी तरह अगर ये आ जाए अल्फाबेट के तो क्या करेंगे, अल्फाबेट आ जाए, कोई वर्ण आ जाए तो क्या करेंगे। तो इसमें अपने क्या देखना है, 2 कॉमन देखने, तो दोनों कॉमन है सी सी, तो उनको एक जगह लिख लेंगे अलग अलग। फिर जो है इस पासे को जो अल्फाबेट है उनको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो ये बी ए आ गया और यहाँ आ गया डी ई। तो बी के पीछे डी, ए के पीछे ई, या ई के पीछे ए, डी के पीछे बी, और इनमें से जो अगर आपको जो दिया होगा वही आएगा इसमें।
तो अगला क्वेश्चन है, 24 विद्यार्थियों की कक्षा में संदीप अमित से 7 स्थान आगे है। यदि अमित का क्रमांक शुरू से 17वां हो तो संदीप का क्रमांक अंत से क्या होगा। तो ये क्या है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। तो रैंकिंग को हल करते समय जो है अपने को एक फॉर्मूला है वो ध्यान रखना चाहिए। ये फॉर्मूला है टोटल, यानी कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो लेफ्ट यानी कि बाईं ओर से और राइट दाईं ओर से, या शुरू से लेफ्ट हो गया बाईं ओर और अंत की ओर से या दाईं ओर से r होता है -1। तो कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी कि कितने जो है उसमें रैंक में जो है लोग थे। तो शुरू टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, 24 विद्यार्थियों की कक्षा, यानी कि टोटल कितने हैं, T बराबर L प्लस R -1। टोटल कितने हैं, 24 विद्यार्थी। तो आगे क्या दे रहा है, संदीप अमित से 7 स्थान आगे हैं, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 24 है। ये सारे यहाँ से लेकर शुरू से लेकर अंत तक कितने विद्यार्थी है, 24 विद्यार्थी है। अमित से 7 स्थान आगे हैं, 7 स्थान आगे हैं। यदि अमित का क्रमांक शुरू से 17वां हो, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक एंड है 24, तो शुरू से लेकर के कौन सा है, 17वां। ये तो है अमित का क्रमांक जो है शुरू से कितना है, 17वां है। और ये पहले से कह रहा है कि संदीप का क्रमांक पूछ रहा है अंत से, तो संदीप जो है वो अमित से 7 स्थान आगे है। 7 स्थान आगे मतलब यहाँ से 7 स्थान आगे है संदीप, यानी कि 7 - 10वें स्थान पर है। तो संदीप जो है शुरू से किस स्थान पर है, यहाँ से 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। और अपने को ज्ञात क्या करना है, अंत का ज्ञात करना है, यानी राइट से। तो कुल कितने विद्यार्थी है, 24 बराबर लेफ्ट से उसका कौन सा स्थान है, 10वां, और राइट से अपने को ज्ञात करना है, यानी कि अंत का ज्ञात करना है। x मान लिया -1, तो 24 बराबर 9 + x, यानी कि 10 में से 1 माइनस कर दिया। तो x बराबर यानी कि अंत से जो उसका कितना स्थान हो गया, 15वां स्थान। तो संदीप का जो है अंत से जो है 15वां स्थान है। तो आज अपने किया रीजनिंग के क्वेश्चन, जो प्रतियोगी परीक्षा में जो है बार बार पूछे गए क्वेश्चन, या जो CET की जो परीक्षा है उसमें पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनको आपको व्याख्या सहित जो है समझाया है। आपको अच्छे लगे आप जो है इसे लाइक भी कीजिए और माई चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वर्तमान में जो है मेहनत करेगा तो ही जो है अपने को जो है सफलता जो है प्राप्त होगी, क्योंकि जो मुहावरा है, एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक ही अनार है और बीमार 100 है तो कैसे बांटे। वर्तमान में जो है गवर्नमेंट जॉब कम है और विद्यार्थी जो है ज़्यादा है, इसलिए अपने को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि अपने जो है अपना जो लक्ष्य है, अपना जो सफलता है वो प्राप्त कर सकें। अगर सफलता नहीं होगी तो जो है अपने पीछे रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।